हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फुल चैप्टर इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है। जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्वांटिटीज में और रॉ मटेरियल से उन्हें वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, देन इट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। अब बात करते हैं कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग करने से क्या फ़ायदा होता है। तो भाई सबसे पहले उसने हमारे एग्रीकल्चर को करा है मॉडर्नाइज। जहाँ पहले हमारे यहाँ पे हो जैसी पुराने चीज़ों को यूज़ किया जाता था फॉर एग्रीकल्चर, अब वो जो चीज़ है वो बदल गई है। आजकल आप देखते हो मशीनरी का जो है यूज़ होने लगा है ना, एग्रीकल्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हुआ, उसके साथ साथ आप देखते हो HYV सीड्स आने लग गई है। सो एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हुआ है एंड जो लोग इतना डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे अपनी इनकम के लिए, वो भी क्या है काफ़ी सही हुआ है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट हटी है और पॉवर्टी जो है हटी है कंट्री से। मेन फिलॉसफी जो होती है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और जॉइंट सेक्टर में यही होती है, ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ को भी क्या है कम किया है। कैसे रीजनल डिस्पैरिटी कम होगी? जब आप कोई छोटा सा टाउन है वहाँ पर आप क्या करते हो, इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर देते हो, तो आप देखोगे कि उस जगह पर भी लोग आने लगेंगे। जहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होने लगती है वहाँ पर लोग आने लग जाते हैं, रहने लग जाते हैं। और इससे जो है ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छा होता है, फॉरेन एक्सचेंज बहुत अच्छा होता है, तो कंट्री का पैसा भी जो है बढ़ता है। कंट्रीज जो रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करती है फिनिश गुड में, आप देखते होगे कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस होती है उनमें। तो बेसिकली इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी है कि इंडिया कितना अमीर होगा, वो भी इंडस्ट्री पे लाई करती है। अगर कोई आप देखते हो कोई अमीर जगह है, वो इसीलिए अमीर है क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इंडस्ट्रीज आर द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ दिस, ठीक है, ये समझ आ गया होगा, आई होप सो। बात करते हैं एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री जो होती है वो एक्सक्लूसिव नहीं होती है, एक तरीके से मतलब एक दूसरे से अलग नहीं होती है। जहाँ एग्रीकल्चर चल रहा है तो इंडस्ट्री की ज़रूरत है, इंडस्ट्री चलाने के लिए एग्रीकल्चर की भी ज़रूरत है। कैसे भाई? जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर कैसे डिपेंडेंट है? क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, PVC पाइप, ये सब कहाँ बन रहा है? इंडस्ट्रीज में बन रहा है। ऑल्सो इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आज के इस ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में हमारी इंडस्ट्री को एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव बनने की ज़रूरत है। अब इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो हम उन्हें 5 तरीकों से क्लासिफाई करते हैं, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो बनता है 5 मार्क्स का। क्या क्वेश्चन बनता है मैं आपको बताती हूँ। बनता क्या है कि क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन वेरियस बेसिस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर उनके मेन रोल के अकॉर्डिंग आप जो है डालोगे। दूसरा, वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा, उनका जो रॉ मटेरियल जहाँ से आ रहा है उसका क्या सोर्स है, ठीक है, कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है। चौथा, ओनरशिप, कि कौन जो है मालिक है उस इंडस्ट्री का। एंड पांचवा, वेट ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल कैसा है, हैवी है, क्या है ना। तो ये फटाफट से लिख देती हूँ। चलो, तो अब देखो भाई बहुत सिंपल है। मेन रोल की अगर मैं बात करूँ तो मेन रोल में आपका क्या आता है कि वो करती क्या है। एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज, उनका काम क्या होता है, मतलब वो क्या करती है ना, ऐसी चीज़ें बनाती है जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को नहीं जाती है, वो पहले दूसरी इंडस्ट्रीज में जाती है और वो और भी ज़्यादा क्या है, प्रोसेस होते हैं, उन्हें हम बेसिक इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। और फिर कंज्यूमर इंडस्ट्री जो होती है वो वाली होती है जो सीधा अपना जो सामान है वो कंज्यूमर को दे रही है। इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, मतलब कितना उनका इन्वेस्टमेंट है। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनका इन्वेस्टमेंट कम है। रॉ मटेरियल उन्हें कहाँ से मिल रहा है, अगर उन्हें मिनरल कोई यूज़ कर रहे हैं, वो माइनिंग के थ्रू उन्हें मिल रहा है, तो उन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री दूसरी होती है जिसमें एग्रीकल्चर से जो है सामान मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है। ओनरशिप पे आए तो ओनरशिप में भी आपके प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट, कोऑपरेटिव होता है। वेट ऑफ रॉ मटेरियल पे आए तो तो जो हैवी इंडस्ट्रीज होती है, लाइट इंडस्ट्रीज होती है। एक बार मैं आपको ओनरशिप वाला थोड़ा समझा देती हूँ, यहाँ पर देख लो। देखो, पब्लिक सेक्टर तो जो गवर्नमेंट चला रही है, प्राइवेट सेक्टर जो इंडिविजुअल्स चला रहे हैं, जॉइंट सेक्टर प्राइवेट लोग, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल्स और जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो मिलके चला रही है। और कोऑपरेटिव होते हैं जो जैसे रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, या वर्कर्स है, जब वही इंडस्ट्री को चला रहे हैं तो हम इन्हें कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, मतलब इसका एग्जाम्पल नहीं है, समझाने का एक तरीका बताती हूँ। जैसे हमने पढ़ा था ना इकोनॉमिक्स में SHGs के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वो क्या करते हैं, वो खुद ही एक ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें लोन चाहिए होता है एंड वो खुद ही मिलके ग्रुप बना के खुद ही की ही मदद करते हैं। तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज भी ऐसा ही कुछ करती है, ऐसे चीज को तभी हम कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं। ये इंडस्ट्री जो है इतनी अच्छी प्रोडक्शन करती है, फॉरेन एक्सचेंज लाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारी कंट्री में तो भाई बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो है मुंबई में लगा था इन 1854। कॉटन टेक्सटाइल्स जो की बात करें तो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल रूल।
एनीवेज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में है। क्यों? अब आप इसका खुद ही दिमाग लगाओ भाई। कॉटन को ग्रो करने के लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले तो रॉ कॉटन, तो वो वहाँ पर अच्छा मिल रहा है। आपको एक मार्केट चाहिए होगा, अब मार्केट तक आप कैसे पहुँचोगे, उसके लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, तो ये दोनों चीज़ें भी वहाँ पर है। उसके अलावा कॉटन के लिए क्या चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, तो वो क्लाइमेट वहाँ पर है। लेबर बहुत अच्छा मिल रहा है, तो इसीलिए कॉटन यहाँ पर है। बट जो वीविंग है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब वीविंग पूरे कंट्री में होती है। क्यों पूरे कंट्री में होती है? क्योंकि इंडिया की जो है ना, इंडिया में ना हर चीज़ अलग अलग तरीके, जैसे बालूचारी साड़ीज़ हो गई, मतलब अलग अलग ना एम्ब्रॉयडरी होती है। तो लोग जो है अपने अपने हिसाब से, अपनी स्टेट में अपने हिसाब से क्या है वीविंग करते हैं, जिस तरीके का उनको चाहिए होता है ना। तो हैंडस्पन खादी जो होती है वो प्रोवाइड करती है लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स। अब महात्मा गांधी जी ने स्पिनिंग यार्न पे एम्फेसिस क्यों लगा दिया था और खादी वीव करने के लिए क्यों कहा था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में देना। इस क्वेश्चन का आंसर हम नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में पहले ही देख चुके हैं, जब हमने नॉन कॉपरेशन एक्ट के बारे में पढ़ा था। So do check it out. Why is it important for our country to keep the mill sector loomage lower than power loom and handloom? क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से। जूट टेक्सटाइल की बात करें तो ज़्यादातर जो मिल्स है वो हुगली रिवर में होती है। फर्स्ट जूट मिल रिश्रा में 1855 में बनी थी। 1947 के पार्टीशन के बाद बड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि जो वो था ना हमारा, क्या था, एक सेकेंड, भोपाल की बोल रही हूँ मैं, हाँ, जो बांग्लादेश था ना, वहाँ पर क्या हुआ था, बांग्लादेश हमारा पार्टीशन हो गया। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारा पहले जब बांग्लादेश हमारे पास था तब सारा जो भी होता था जूट का काम वो वहीं पे होता था। बट अब जब वही पार्टीशन हो गया, उसके बाद जो है फिर वहाँ पर बांग्लादेश को हमने मान लिया कि हाँ भाई ये फर्स्ट एक्सपोर्टर है, फर्स्ट नंबर पे आता है। तो अब हुगली बेसिन में जूट क्यों प्रोड्यूस किया जाता है? क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट अच्छा है, पानी अच्छा है, पानी का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, रेलवे रोडवे अच्छे हैं, अच्छा खासा चीप लेबर मिल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर होता है। शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया शुगर में तो वर्ल्ड प्रोड्यूसर में सेकंड नंबर पे आता है, बट गुड़ और खांडसारी में फर्स्ट नंबर पे आता है। और आप देखोगे 60% मिल्स जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में हमें देखने को मिलती है। आजकल रिसेंट ईयर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये टेंडेंसी रही है कि जो मिल्स है वो शिफ्ट करेंगे और कॉन्सेंट्रेट करेगी सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स में या महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ का क्रशिंग सीजन ज़्यादा होता है और बड़ा होता है और सुक्रोज कंटेंट जो है ज़्यादा होता है, मतलब मीठापन ज़्यादा होता है। मिनरल वेज इंडस्ट्री की बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत हैवी होती है एंड इट इज़ द की इंडस्ट्री, क्योंकि उसी से ही सारी मशीनरी बनती है जो बाकी इंडस्ट्रीज़ में काम आती है। कोकिंग कोल, आयरन और ये लाइमस्टोन को इस रेशियो में लिया जाता है 4:2:1 के, जिसके बाद ही जो है कुछ मतलब बना पाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये एक प्रोसेस दिया है कि कैसे स्टील मैन्युफैक्चर होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप चाहो तो पढ़ लेना। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की, ठीक है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग पे आते हैं, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, क्योंकि कोरोजन से रेजिस्टेंट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और जो है और बाकी मेटल्स के साथ मिक्स करने में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जब स्टील की कमी हो जाए तो आप देखते हो एल्यूमिनियम का यूज़ होने लग जाता है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट हमारी कंट्री में इन जगहों पर सबसे ज़्यादा लोकेटेड है। बॉक्साइट जो रॉ मटेरियल है एक, वो बहुत बल्कि होता है, डार्क रेडिश कलर में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एल्यूमिनियम बनता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है एल्यूमिनियम बनने का। तो अब आप बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं वो, उनमें पेट्रोकेमिकल्स आते हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। दो तरीके के होते हैं बेसिकली, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। केमिकल इंडस्ट्री जो होती है वो खुद की एक बहुत बड़ी कंज्यूमर है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस कर रही है वो खुद भी जो है यूज़ करती है ना, सिर्फ बाकी इंडस्ट्री को नहीं दे रही, खुद भी जो है इतना यूज़ करती है। फिर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री जो है आप देखते हो काफ़ी अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर प्रोड्यूस होते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो इनका यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो ये जो है, सीमेंट तो आपको पता ही है, हमारा घर सीमेंट से बना है, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्कूल, सब कुछ जो है सीमेंट से बना होता है। तो बेसिकली कोल, इलेक्ट्रिक पावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत हैवी रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं इस इंडस्ट्री के, जैसे लाइमस्टोन, सिलिका। सीमेंट बनता कैसे है, इनको ना लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम को क्या है बहुत ज़्यादा ना छोटे छोटे कणों में ऐसे ग्राइंड किया जाता है। एनीवेज ये इंडस्ट्री जो है स्ट्रैटेजिकली गल्फ कंट्रीज़ में मतलब एक्सेस है इसकी मार्केट का, और स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड जो है वो गुजरात में है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, इसकी ना जगह याद करने की आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारी जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ वगैरह है वहाँ पर ये देखने को मिलती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो आपको पता ही है क्या क्या आते हैं, कार, बसेस, ट्रेन, सारे यही है। लिबरलाइजेशन की बात तो बहुत ज़्यादा बड़ा लिबरलाइजेशन, मतलब जैसे ट्रेड बैरियर्स हटाए थे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी वही सेम ही सिटीज़ वगैरह आती हैं, स्टेट्स वगैरह आती हैं। और बेंगलोर जो है वो मेन
आप देखोगे वहाँ पर मेन इंडस्ट्री कंसंट्रेशन है। एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में तो आप देखते हो टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम एंड टेलीफोन एक्सचेंज सब कुछ जो है इसी में आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की बात करें, एयर पॉल्यूशन जो है वो हाई प्रोपोर्शन जब आपके अनडिज़ायरेबल गैसेस का आ जाता है एयर में, देन इट्स नोन एज एयर पॉल्यूशन। जैसे कि स्मोक जब फैक्ट्री से आती है, ब्रिक लेन से आती है, इनकी वजह से क्या है एयर पॉल्यूशन जो है बढ़ जाता है। आप देखो तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या होता है, टॉक्सिक गैस लीक होते हैं तो उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। अब एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो वो देखो यहाँ लिखा है कि आप क्या कर सकते हो, स्मोक स्टैक लगा सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगा सकते हो, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स लगा सकते हो। स्मोक को रिड्यूस कर सकते हो बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल वगैरह टू प्रोड्यूस एनर्जी। वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या है, हर चीज़ को बिना ट्रीट करे वेस्ट को पानी में डाल देना, चाहे वो एसिड है, डिटर्जेंट है, डाइज है, सब कुछ जो है डाल दिया जाता है। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं कि हर एक लीटर जो पानी का जो डिस्चार्ज होता है वो 8 लीटर तक पानी को क्या है ख़राब कर देता है। तो हाउ यू कैन सेव इट, सबसे पहले तो वाटर को मिनिमाइज करो उसका यूज़ बाय रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, हार्वेस्ट करो रेन वाटर को एंड ट्रीट करो हॉट वाटर को बाय डूइंग दीज 3 ट्रीटमेंट्स एंड देन उसको छोड़ दो पानी में चाहो तो। एंड ग्राउंड वाटर रिजर्व की जो ओवर ड्रॉइंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ करना, दैट इज़ ऑल्सो थ्रेट टू वाटर रिसोर्सेज, तो उसे क्या है कम करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं थर्मल पॉल्यूशन पे। थर्मल पॉल्यूशन जो है वो तब होता है जब हॉट वाटर फैक्ट्री से, थर्मल प्लांट से वाटर रिवर एंड पॉन्ड्स में क्या है ड्रेन हो जाता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो है वेस्ट आते हैं। एंड ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनसे कैंसर होते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, मिसकैरेजेस होते हैं एंड डंपिंग ऑफ वेस्ट जैसे कि ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, उससे लैंड वाला थर्मल पॉल्यूशन भी हो जाता है। सो इसको जो है बचाने के लिए इससे अपने आप को एनटीपीसी एक बनी थी, जिसका जो फुल फॉर्म है मैं आपको बता देती हूँ। एनटीपीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो ये जो है क्या करती है, थर्मल पॉल्यूशन को कम करने के लिए काफ़ी चीज़ें करी है इसने, जैसे कि बताती है कि हमें इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन अच्छे से करना चाहिए एंड अपग्रेड करना चाहिए अपनी मशीन्स को, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करती है, पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए कहती है कि आप ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट करो, वाटर रिसाइकलिंग करो एंड ग्रीन बेल्ट्स प्रोवाइड करवाती है कि भाई तुम ये ग्रीन बेल्ट्स लगा दो ताकि क्या इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे और वेस्ट जनरेशन मिनिमाइज करो ऐश यूटिलाइजेशन करके। तो ये इससे जो है थर्मल पोल्यूशन को कम कराने की वो कोशिश करी गई है। नॉइज़ पोल्यूशन की बात करें तो ये जो है इरिटेशन एंड एंगर होता है जब बहुत एक्सेसिव नॉइज़ आने लगती है, तो बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, हार्ट रेट बढ़ने लग जाता है, अनवांटेड साउंड जो होती है वो मेन इरिटेटेड सोर्स ऑफ स्ट्रेस होती है, ठीक है। तो इस वजह से नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से क्या है बड़ी सारी दिक्कतें आती है। तो इसको जो है रिड्यूस करने के लिए क्या करा जा सकता है, मशीनरी और इक्विपमेंट को आप साइलेंसर्स के साथ लगाओ एंड पर्सनल यूज़ ईयर प्लग्स का एंड ईयरफोन्स का करने से भी क्या है रिड्यूस हो सकता है। दिस वॉज दी होल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ऐसी और वीडियोस आती रहेगी। बेस्ट गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।